डियर व्यूअर्स, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। इसके बीच हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। तो सबसे पहले हैलाइड्स कहते हैं हेलोजन्स को। हेलोजन्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये हेलोजन कार्बन के ऊपर लगे होते हैं और अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। हेलोजन अराइल ग्रुप के ऊपर लगा होता है तो उसे कहते हैं अराइल हैलाइड। और अगर ये हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है तो उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। जब बेंजीन और हेलोजन के बीच में एक कार्बन आ जाता है तो उसे कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। ऐसे ही ये है अलाइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जनरली दो तरह की रिएक्शन करते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है हैलाइड को कार्बन पे, इस कार्बन पे। मींस यहाँ पे आपका जो हेलोजन है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हेलोजन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है लेकिन साथ में बेस जो होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और वहां पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलोजन हाइड्रोजन के साथ निकलता है और आपको एल्कीन देता है। जो मोस्टली लुईस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही होते हैं। तो इनके बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या करते हैं, ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ ट्रीट करते हैं तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा मेजर बनता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारा माइनर बनता है। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल या जो बेस है वो कब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और कब बेस की तरह एक्ट करता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो फैक्टर है ये कार्बन। ये कार्बन की नेचर क्या है जिसके ऊपर ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या ये कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, या फिर सिंपल अल्काइल कार्बन है। दूसरा फैक्टर, जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगी। एंड थर्ड इज न्यूक्लियोफाइल, कि कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कुछ एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। यहाँ पे देखें आपका हाइड्रोक्सिल आयन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये क्लोरीन बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे आपका थायोल एंड मिथोक्सी ये सब न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन दे आर ए गुड लिविंग ग्रुप। ये हो गया जहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस OH नेगेटिव, SH नेगेटिव। तो ये कहाँ से आए हैं, ये हमने एसिड बेस में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक काउंटर आयन होता है तो जिस जनरली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते इसलिए सिंपल हाइड्रोक्साइड आयन लिखते हैं। अब ये एग्जांपल है जहां पे आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जब ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर तब यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सभी बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, ये है मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3। बट जब आपके मिथाइल की जगह हाइड्रोजन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया अटैक कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज आया, नाउ ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक, जब ऐसा केस आता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और उनके ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उस केस में दोबारा ये जो आपका बेस है ये क्या करेगा, आपका एक और ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे देगा। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो पहला है लिविंग ग्रुप। तो कौन सा लिविंग ग्रुप गुड होता है, मीन्स कौन से लिविंग ग्रुप को अच्छा कहा जाएगा। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो हमने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा था। हाइड्रोजन आयोडाइड देता है H प्लस प्लस I नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ये है एसिड और ये है कॉन्जुगेटेड बेस इसका। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट निकलता है और जो इसका बेस कॉन्जुगेटेड बेस प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टेबल। और मैंने आपको बताया था ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एकोमोडेट करता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। आयोडीन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर देता है। मींस अब ये हो गया स्टेबल, कॉन्जुगेटेड बेस आपका हो गया स्टेबल। और जब ये स्टेबल होता है तो मींस ये है वीक बेस। तो यहाँ पे ये सब समझाने का मतलब है कि जो आपका लिविंग ग्रुप निकले
ठीक है, इसमें लिविंग ग्रुप आयोडीन था। इसमें जो भी लिविंग ग्रुप है, जब वो निकले तो वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो ये हेलोजन निकलेगा और ये हेलोजन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होगा तो मतलब ये होगा वीक नेचर का। वीक नेचर का मतलब ये अब दोबारा इस पे रिएक्ट करके ये वापस नहीं देगा। तो अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में लिविंग ग्रुप का क्या ट्रेंड है। मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्टेबल होंगे क्योंकि वो हाईली अटैच्ड होंगे। ओके, तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है अपने वैलेंस शेल में, और जब ये स्टेबलाइज करेगा मीन्स ये एक वीक कॉन्जुगेटेड बेस जनरेट कर सकता है। तो फ्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप हुआ। ओके, गुड लिविंग ग्रुप और वीक बेस। और नाइट्रोजन इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। जो नाइट्रोजन है वो उसकी बेसिसिटी बेटर होगी और उसकी लिविंग प्रॉपर्टी कम होगी। तो ये है पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तो मैंने आपको बताया था आयोडीन अच्छे से स्टेबलाइज करता है राइट इलेक्ट्रॉन को बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। तो इसलिए आयोडीन वीक कॉन्जुगेटेड बेस जनरेट करेगा जब ये एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा कंपेयर टू एनी अदर हेलोजन एटम। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बेसिसिटी ऊपर की तरफ ज्यादा है और लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जब मूव करते हैं तब ज्यादा होगी। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो इसका एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितने भी ये हेलोजन है ये दीज आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आप इनका पीकेए भी चेक कर सकते हो, वो बहुत कम है। जितना कम पीके होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उतना ही वो रिएक्ट करके कॉन्जुगेटेड बेस देता है जो कि वीक होता है। तो आप ये चीज है स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट weak conjugated base. Iodine, bromine, chlorine, they are good living group. Poor living group for nucleophilic substitution reaction कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, हाइड्रोक्सिल आयन, NH2, H नेगेटिव R। क्यों अगर आप इनका pKa देखें कंपेयर टू अदर हेलोजन ये बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। लिविंग ग्रुप के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा फैक्टर जो कि है न्यूक्लियोफिलिक फैक्टर। न्यूक्लियोफिलिक फैक्टर देखिए पहले ये है आपका एक कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो करते हैं कार्बन के ऊपर अटैक और जो बेस होते हैं वो करते हैं हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो पहला जो रूल है जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कई दूसरे फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं जैसे न्यूक्लियोफिलिक साइज और स्टीरिक फैक्टर। जब ये दो फैक्टर आ जाते हैं तब ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले रूल के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी। ठीक है, मीन्स अगर आपकी बेसिसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। ये कब रूल अप्लाई होता है? तो पहला है for two nucleophile with same nucleophilic atom, strong base is the stronger nucleophile. Example OH negative, CH3, CO, O negative. अब आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही है दोनों केसेस में। तो इन दोनों केसेस में जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो पहले आप इनका बनाइए कॉन्जुगेटेड एसिड। इसका बनेगा CH3COOH और इसका बनेगा वाटर। इसका पीके होता है अराउंड 4 और इसका पीके होता है अराउंड 15। तो पीके 4 ज्यादा एसिडिक है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये हुआ वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो वीक
कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, राइट। तो ओनली OH नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब हम दूसरे रूल के बारे में पढ़ते हैं। ए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। जहां पे भी आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे, जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन है और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है वाटर, राइट। तो जो भी हाइड्रोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके। और ये पीरियडिक टेबल का ट्रेंड मैं अभी आपको समझा चुका हूं। जब आप राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो आपकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है और साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज। तो ये है पहला फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में, जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ओके। अब आता है दूसरा फैक्टर जो कि है स्टीरिक इफेक्ट। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रॉन्ग है तो बेसिसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा जरूरी नहीं है जब फैक्टर आता है स्टीरिक इफेक्ट का। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम इथोक्साइड pKa 15 एंड सोडियम टर्शियम ब्यूटोक्साइड pKa 19। 15 ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू 19। तो 15 जो भी बेस जनरेट करेगा कॉन्जुगेटेड बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट वीक कॉन्जुगेटेड बेस, राइट, एंड वीक एसिड जनरेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। तो आपका जो टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है वो है स्ट्रॉन्ग बेस और जो इथोक्साइड आयन जनरेट होगा वो है वीक बेस, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू पहले फैक्टर क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, बट स्टीरिक फैक्टर के केस में ऐसा नहीं है। स्टीरिक इफेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। रीजन आपको दिखाता हूं। जैसे ये है मिथाइल, राइट। अब जब इथोक्साइड आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक, इस पे जाके इजिली रिएक्ट कर लेता है क्योंकि कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन जब आपका टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आता है, ओके, तो ये जो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये हिंडर्ड करेंगे अटैक को हेयर। तो इसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोजन निकालना ज्यादा इजी होगा। तो आपका सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आल्दो ये स्ट्रॉन्ग बेस है बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये सिर्फ बेस की तरह ही अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन निकालेगा। और इथोक्साइड जो कि वीक कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा क्योंकि यहाँ इसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है अटैक करने में कार्बन में। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ब्यूटोक्साइड का, इसके चारों तरफ कितने बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं जो हिंडर्ड करेंगे अटैक को। और इस ऑक्सीजन के पास कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये इजिली अटैक कर लेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी बट नॉट बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे देखेंगे कम हो गई, लेकिन ये ऑक्सीजन ने इजिली हाइड्रोजन निकाला तो बेसिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब ऐसा केस होता है जहाँ पे स्टीरिकली हिंडर्ड बेस होता है, वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, उसे कहते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो इसको कहेंगे नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। अब थर्ड फैक्टर है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कैसे रोल प्ले करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो हमें पता है दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप देखोगे कि ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मींस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है। तो इसके एग्जांपल है वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड। आप देखोगे कि OH या NH प्रेजेंट होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो अब आप एक केस लीजिए सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम क्या जनरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वाटर अगर लेते हैं आप तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। तो आप देखेंगे जो आपका कैटायन है उसको
ऑक्सीजन जो कि अनायन है वो इजिली स्टेबलाइज कर देता है। ओके, तो आपका कैटायन अवेलेबल नहीं है। और आपका जो ब्रोमीन है बी आर नेगेटिव, ये वो उसको हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव आयन इजिली स्टेबलाइज कर देते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इसके साथ। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में आपका कैटायन और अनायन दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब ये देखिए ब्रोमाइड आयन। अब हम लेते हैं आयोडीन नेगेटिव। तो आयोडीन का साइज बड़ा है कंपेयर टू बी आर नेगेटिव या फ्लोरीन। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ये है फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, तो आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन इसको इतने कवर नहीं कर पाते जितने वो फ्लोरीन को कवर कर लेते हैं। फ्लोरीन को तो स्मॉल साइज होने की वजह से पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन आयोडीन को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो इजिली शेयर हो जाएंगे। तो इस केस में आपका जो ये है आयोडीन वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब आप डाउनवर्ड जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज डाउन ए कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज द साइज ऑफ एनायन इंक्रीज। दिस इज अपोजिट टू बेसिसिटी। मैंने जस्ट अभी समझाया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है डाउन द पीरियोडिक टेबल। क्या रीजन है? क्योंकि साइज इंक्रीज होता रहता है। आयोडीन का साइज ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू फ्लोरीन से। तो यही सेकंड लाइन में लिखा कि स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फ्लोरीन वो अच्छे से सॉल्वेट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, जिसकी वजह से ये शील्ड हो जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अब अवेलेबल नहीं है। सो थर्ड पॉइंट में लिखा है ए लार्ज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन लाइक आयोडीन डजंट होल्ड ऑन टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टाइटली। तो सॉल्वेंट इसको हाइड नहीं कर पाते हैं आयोडीन को, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रह जाता है, जिस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है डाउन दी कॉलम और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हुआ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का केस। अब हम पढ़ते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें OH, NH ये प्रेजेंट नहीं होते, मींस हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जैसे इसका एग्जांपल है एसीटोन। इसमें देखोगे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। एस्टोनाइट्राइल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMF, और ये है हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड। मींस इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो पहला केस फिर से दोबारा लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव। तो सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड होगा और स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। और अब लेते हैं जो ब्रोमाइड है Br नेगेटिव, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिपेंड करती है। तो क्या ये स्टेबलाइज होता है? नहीं, क्योंकि अब H प्लस आयन नहीं है, राइट। तो जब H प्लस आयन नहीं है तो ब्रोमीन फ्रीली मूव करेगा सॉल्वेंट में, और इसको नेक्ड अनायन भी कहा जाता है। मींस क्योंकि इसको कोई कवर करने वाला आयन नहीं है अब सॉल्वेंट में, तो जब ये फ्रीली मूव कर रहा है तो ये इजिली रिएक्ट कर सकता है। मींस इसका बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पे सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका एनायन है ब्रोमीन नेगेटिव, उस पे सॉल्वेंट का कोई असर नहीं है। ठीक, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको कवर ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करना जायज नहीं है, और जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट है, राइट, क्योंकि सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो आपका जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपका जो फ्लोरीन है जो स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल भी है कंपेयर टू आयोडीन, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार एक लाइन में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जब आप मूव करते हो डाउन द पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, ओके, और बेसिसिटी, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। जबकि आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इसकी बात करें, और अगर आप मूव करते हो डाउन द पीरियोडिक टेबल, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है और बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊंगा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो वीक कंजुगेटेड बेस बनाता है, आयोडीन नेगेटिव। तो आयोडीन नेगेटिव एक वीक कंजुगेटेड बेस है। और डाउन द पीरियोडिक टेबल बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है। तो आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का प्रॉपर्टी। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक SN2 एंड SN1। थैंक यू गाइस।